मैं संतोष सर। आज मैं फिर आपके लिए ग्रामर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जो 8th स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के लिए इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। और उसके साथ अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसमें भी ये चीज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है केस। ठीक है, केस इंग्लिश ग्रामर का वो पार्ट है जिसमें नाउन या प्रोनाउन का वर्ब के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, यानी नाउन और प्रोनाउन, मतलब ये सेंटेंस में नाउन होगा और प्रोनाउन होगा तो उसका वर्ब के साथ क्या रिलेशन है, ये जो चीज शो करती है वो होती है केस। वैसे हिंदी में इसको कारक कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में तो इसमें 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं, लेकिन इंग्लिश में 4 ही कारक है, यानी ओनली 4 केस आर देयर इन इंग्लिश। तो वो है कौन से? तो सबसे पहले तो है नॉमिनेटिव केस, ठीक है, नॉमिनेटिव केस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है पजेसिव केस या इसको जेनेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, और हमारा लास्ट वन जो है वो है आपका, यहां पे मैं लिखूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, वोकेटिव केस। तो ये 4 केस हैं जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं और इनसे जुड़े हुए जो भी डाउट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अब इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। बट एक छोटी सी चीज मैं और आपको बता दूं, इसमें जब हम नॉमिनेटिव केस की बात करते हैं, नॉमिनेटिव केस, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंदी भी इसका लिंक दे देता हूं। कर्ता कारक, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ता कारक, यानी जिसमें हम कर्ता के विषय में क्रिया का उससे क्या संबंध है, या नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, उसका क्रिया से संबंध क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। दूसरा है कर्म कारक। ठीक है, दूसरा क्या है? कर्म कारक, यानी कर्म का ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का जो पार्ट है वो वर्ब के साथ किस तरह से रिलेशन में है, वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे। और तीसरा है पजेसिव केस या जेनेटिव केस, मतलब संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक। और लास्ट में जो है वो सिंपल है सबसे, जिसको संबोधन कारक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। जो लोग हिंदी को थोड़ा अच्छे से समझते हैं तो उनके लिए थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें, यानी इंग्लिश और हिंदी का एक लिंक करके हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक एक केस लेकर के हम एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉमिनेटिव केस क्या होता है। तो नॉमिनेटिव केस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल में लिखता हूं, जैसे राम किल्ड रावण। ठीक है, राम किल्ड रावण। तो नॉमिनेटिव केस की कंडीशन होती है कि सेंटेंस में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन है और वो सेंटेंस में कोई काम कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस में कोई काम कर रहा है तो वो हो जाता है नॉमिनेटिव, क्योंकि वो होता है डूअर इन द सेंटेंस। ओके, तो इसमें कौन है डूअर? भाई राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण, तो काम कौन कर रहा है? किल करने का राम कर रहे हैं। ठीक है, तो राम ये डूअर इन द सेंटेंस है, डूअर इन द सेंटेंस है इसलिए, और वर्ब के साथ इनका क्या रिलेशन बनेगा? सब्जेक्ट का, यानी ये
सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, इसलिए यहां पर राम नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नॉमिनेटिव केस को पहचानेंगे। ये तो रहा एक छोटा सा सेंटेंस। इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे ही क्लीन्ड द फ्लोर या ही डोनेटेड हिज लैंड टू पुअर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि इसमें सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, उसमें वो डूअर है क्या, यानी अगर वो डूअर होगा तो वर्ब के साथ उसका सब्जेक्ट का रिलेशन होगा और फिर वहां पर वो नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो रहा छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए आपको कोई बड़ा सा सेंटेंस दिया है और फिर उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अरे ये तो बड़ा सेंटेंस है, इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे नॉमिनेटिव केस को पहचानेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं। तो having placed on an advantageous position, comma, he attacked on enemy soldiers। ठीक है, अब ये इतना बड़ा, हैविंग प्लेस्ड ऑन एन एडवांटेजियस पोजीशन ही अटैक्ड ऑन एनिमी सोल्जर्स। अब ये इतना बड़ा सेंटेंस है तो आपको कंफ्यूजन होगा कि इतने बड़े सेंटेंस में हम कैसे नॉमिनेटिव केस को पहचान करके निकाले। तो उसके लिए आपको एक सरल सा रूल मैं आपको बता देता हूं। जब आप ऐसे बड़े सेंटेंसेस को देखें तो सिंपल सी चीज है, आप पहले तो वर्ब देखिए, वर्ब है कहां, उस वर्ब को आप ढूंढिए। तो यहां रहा ये अटैक्ड, ये रही हमारी मेन वर्ब इन द सेंटेंस, अटैक्ड। ठीक है, अब पता कैसे लगाएंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या है? तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप वर्ब से हु या व्हाट लगाकर क्वेश्चन करें, हु या व्हाट लगा करके क्वेश्चन करें। हु अटैक्ड ऑन एनिमी सोल्जर्स, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। हु अटैक्ड ऑन एनिमी सोल्जर्स, ही अटैक्ड। ठीक है, तो जहां पर आप बड़े सेंटेंस देखें और कंफ्यूज हो तो एक सरल सा तरीका अपनाएं, वर्ब से हु या व्हाट लगाकर क्वेश्चन करें, आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यानी डूअर इन द सेंटेंस, और वही होगा हमारा नॉमिनेटिव केस। तो इसमें ही ये हमारा क्या है? नॉमिनेटिव केस है। आई होप आपको ये नॉमिनेटिव केस अच्छे से समझा होगा। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिए कि इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो जब जहां बड़े सेंटेंस हो, डरने की कोई बात नहीं, वर्ब आइडेंटिफाई कीजिए और उससे हु या व्हाट लगाकर क्वेश्चन कीजिए, जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यानी डूअर इन द सेंटेंस, और डूअर मिल गया तो वो हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो ये तो रहा नॉमिनेटिव केस। अब आगे हम लोग एग्जांपल में देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस यानी एक्यूसेटिव केस। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में हम देखेंगे एग्जांपल से ही कि ऑब्जेक्टिव केस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल लिखता हूं मैं, मानसी writes a letter to him। ठीक है, अब ये रहा एक छोटा सा सेंटेंस, मानसी राइट्स अ लेटर टू हिम। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस को पहचानेंगे। सबसे पहली चीज तो यही समझना है कि ऑब्जेक्टिव केस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिए, वर्ब का यानी एक्शन वर्ड का असर यानी उसका इंपैक्ट जो वर्ड पे पड़ता है, ठीक है, यानी वर्ब का इंपैक्ट जिसके ऊपर पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होने के बाद वो वर्ड ऑब्जेक्टिव केस का बन जाता है। क्लियर आपको
ठीक है, देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए मानसी राइट्स अ लेटर, अब इसमें ध्यान दीजिए वर्ब क्या है, राइट्स, ये हमारा वर्ब है। अब इसका असर किस वर्ड पे पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है अ लेटर, भाई मानसी ने लेटर लिखा, ठीक है, तो इसका असर अ लेटर पे पड़ा और ये अ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ये बना हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, लेटर, आप अभी ले सकते हैं साथ में, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये क्लियर हो आपको। दूसरी एक चीज है कि मान लीजिए दूसरा कोई सेंटेंस है, एन ऑनेस्ट मैन नेवर गिव्स अप द path of path of justice and truthfulness। ठीक है, अब ये रहा हमारा सेंटेंस। इस सेंटेंस में हम किस तरीके से ऑब्जेक्टिव केस को पहचानेंगे, तो ध्यान दीजिए ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने देखा कि नॉमिनेटिव केस में हम डूअर को आइडेंटिफाई करने के लिए हु या व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, तो ये सेंटेंस में भी हम विच, व्हाट और हुम से क्वेश्चन करेंगे, यानी विच, व्हाट और हुम से वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, तो जो हमें आंसर के फॉर्म में मिलेगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट और वही होगा ऑब्जेक्टिव केस। तो आप क्वेश्चन कीजिए, ये रहा हमारा वर्ब गिव्स अप, ये वर्ब रहा हमारा, इससे क्वेश्चन कीजिए, आप व्हाट से कीजिए, विच से कीजिए या हुम से कीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो आपको ऑब्जेक्टिव केस पता करना है, व्हाट एन ऑनेस्ट मैन नेवर गिव अप, व्हाट एन ऑनेस्ट मैन नेवर गिव्स अप, तो आपको आंसर मिल जाएगा, द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। तो ये हमारा जो पार्ट है, ये हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा एग्जांपल भी। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो हमारे लिए समझ पाना बहुत ही आसान हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि पजेसिव केस या जेनेटिव केस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आगे देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि कैसे पजेसिव केस या जेनेटिव केस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली कि किसी ऑब्जेक्ट का नाउन के साथ रिलेशन क्या है, आपने सुना ध्यान से, किसी ऑब्जेक्ट का नाउन के साथ रिलेशन है क्या, वो बताने के लिए हम पजेसिव केस या जेनेटिव केस का यूज करते हैं। एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको बोला है कि मीनाज बैग, ठीक है, अब ये सिंपल मैंने लिखा मीनाज बैग, ये एक छोटा सा एग्जांपल हमको बता देगा कि ये पजेसिव या जेनेटिव केस है। इसमें सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आपको एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करना पड़ता है नाउन के साथ, रिलेशन दिखाने के लिए उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो किसका बैग है, मीनाज बैग। एक और चीज है, आप इसमें हुज लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पजेसिव केस मिल जाएगा। तो आप हुज लगाए, हुज बैग, मीनाज बैग, ठीक है, आपको आंसर मिल गया। उसी तरीके से अखिल बैट, अखिल्स बैट, ठीक है, तो यहाँ पे अखिल्स बैट, ये एपोस्ट्रॉफी एस हमको बता देता है ये पजेसिव केस है या जेनेटिव केस है। मान लीजिए आपको इसमें कोई चीज प्लूरल में है, ठीक है, तो ये तो रहा सिंगुलर, सिंगुलर में हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया, लेकिन अगर कोई चीज प्लूरल में हो, मान लीजिए आपको दिया है चिल्ड्रन, ठीक है, अब यहाँ पे चिल्ड्रन दिया है, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, तो ऑलरेडी ये प्लूरल में है, तो हम इसमें चिल्ड्रंस स्कूल, ठीक है, चिल्ड्रंस स्कूल यानी प्लूरल है, उसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके उसको पॉजिटिव केस में बना देंगे। एक दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें मान लीजिए
आपको दिया है, ये तो हो गया चिल्ड्रंस स्कूल, ठीक है। लेकिन कोई चीज इसमें अगर प्लूरल सेंस में है, मान लीजिए कि मेंस हाउस, ठीक है, मेंस हाउस बराबर, तो इंसान का घर, इंसान या आदमी का घर। लेकिन यही चीज अगर आपको प्लूरल में है और आपको बताना है केस, तो इसमें आपको मेंस हाउस यानी प्लूरल सेंस में आदमियों का घर, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से पॉजेसिव केस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज ऑलरेडी प्लूरल में है, ठीक है, बॉयज, अब ये बॉयज हॉस्टल, ये ऑलरेडी प्लूरल में है और आपको दिखाना है पॉजेसिव केस में, तो आपको ऑलरेडी एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो आप एक और एक्स्ट्रा एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, आप सिंपली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पॉजेसिव केस, यानी आपको एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी, यही एकमात्र इसकी पहचान है पॉजेसिव केस की। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, हुज लगाकर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पॉजेसिव केस मिल जाएगा। एक लास्ट जो बचा वोकेटिव केस, वोकेटिव केस जिसको हिंदी में कहते हैं संबोधन कारक, ठीक है, संबोधन कारक। अब देखिए नाम से पता चल, हिंदी है तो संबोधन यानी किसी को बुलाना, किसी को बुलाकर कुछ कहना, उसको वोकेटिव केस हम कैसे कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको राहुल, राहुल कॉमा गो देयर, ठीक है, राहुल कॉमा। एक चीज आप ध्यान दीजिए, वोकेटिव केस में आपको नाउन के बाद कॉमा यूज करना है, यानी आपको दिखाना है कि आप उसको बुला रहे हैं, उसको संबोधन कर रहे हैं, ठीक है। राहुल गो देयर, शीला सर्व द फूड, ठीक है। तो कॉमा आपको यूज करना है। और इस तरीके से आप बहुत बार देखिए व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप में भी इस तरीके से हम @ लगा करके वो नाम फिर कॉमा, ठीक है, और फिर हम अपना मैसेज टाइप करते हैं। तो वो क्या है, वो वोकेटिव केस का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको इसमें नाउन को बाद में दिखाना है। सो लेट्स प्ले, लेट्स प्ले संजय, लेट्स प्ले संजय, ठीक है। अब देखिए मैंने कॉमा यूज किया यहां नाउन को सेपरेट करने के लिए। सो लेट्स प्ले संजय, यानी मैं संजय को संबोधित करते हुए बोल रहा हूं। तो इस तरीके से हमने देखा ये 4 केस, नॉमिनेटिव केस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। तो एक छोटा सा आपको मैं रिकॉल करा देता हूं। नॉमिनेटिव केस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप व्हाट या हु से क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, तो आपको नॉमिनेटिव केस मिल जाएगा। उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस में आप व्हाट, विच या हुम लगा करके वर्ब से क्वेश्चन कीजिए तो आपको ऑब्जेक्टिव केस मिल जाएगा। पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस में आप हुज लगाकर क्वेश्चन कीजिए, आपको पॉजेसिव केस मिल जाएगा। और उसके बाद आपका लास्ट वोकेटिव केस का है, तो वोकेटिव केस भी आप इस तरीके से जिसको संबोधित करते हैं उसके बाद कॉमा लगाइए और फिर आप उसको जो भी कमांड देना है वो कमांड दीजिए। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से, इस वीडियो के माध्यम से आपके कुछ डाउट जरूर क्लियर होंगे। अगर उसके बाद भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।